वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का है। इस अधिनियम के अध्याय 6 और भाग 3 में इस विषय को प्रावधानित किया गया है और वह यह है कि द एक्सक्लूजन ऑफ द ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। यह एक महत्वपूर्ण विषय है सिविल मामलों के लिए और इसे सिविल मामलों की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। यह आपके जुडिशरी के भी एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस चैप्टर को सिविल मामलों के लिए ऋण की हड्डी कही जाती है, तो आप चैप्टर 6 उस पे मेंशन करोगे। और जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो गोल्डन रूल है वह उसमें से एक रूल यह कहता है कि केवल सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाएगा अगर किसी तथ्य को साबित करना है, तो अगर उसके संबंध में हमेशा बेस्ट एविडेंस ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यह चैप्टर कहता है कि अगर कोई तथ्य संविदा अनुदान संपत्ति का बयान रिटर्न है तो उस संविदा अनुदान या संपत्ति के अंतरण के संबंध में अगर कोर्ट में विवाद है तो वह रिटर्न डॉक्यूमेंट, वह दस्तावेज ही इसको साबित करने के लिए बेस्ट एविडेंस होगा। और जैसा कि आप जानते हो कि साक्ष्य अधिनियम का यह नियम है कि लिखत को लिखत के द्वारा ही साबित करेंगे। तो यह एक इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर आज हम अपनी चर्चा को रखेंगे और इस पर हम बात करेंगे। तो एविडेंस एक्ट का यह जो चैप्टर है वह धारा 94 से लेकर 103 तक में दिया गया है। धारा 94 में सामान्य नियम बताया है और यह कहता है कि अगर कोई संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और संपत्ति का अंतरण, ट्रांसफर अगर पक्षकार रिटर्न में करते हैं, या जैसा कि आप जानते हो कि कुछ ऐसे अंतरण हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम में जिसको आपको रिटर्न ही करना है, तो अगर पक्षकार उसको रिटर्न करते हैं और उस अंतरण के संबंध में, उस संविदा के संबंध में कोर्ट में विवाद है तो उसको हम उस डॉक्यूमेंट के द्वारा ही साबित करेंगे। और टीपीए अधिनियम और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 यह कहती है कि किन किन अंतरणों को हम रिटर्न करेंगे, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, पंजीकरण कराना आवश्यक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54, अगर हम सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी को और वह प्रॉपर्टी 100 रुपए या उससे अधिक की है और अगर वह मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, टीपीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी का अंतरण होता है और सोगा में मूवेबल प्रॉपर्टी का अंतरण होता है, चल संपत्ति का अंतरण होता है। तो अगर धारा 54 कहती है कि अगर वह अचल प्रॉपर्टी है, चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो, अमूर्त प्रॉपर्टी के अंतर्गत गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इस तरह के अगर पक्षकार किसी संपत्ति का अंतरण करते हैं और वह 100 रुपए या उससे अधिक है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अमूर्त के लिए आवश्यक नहीं है कि वह 100 रुपए या उससे अधिक हो, जबकि मूर्त अगर अचल प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो इसी तरीके से अगर आप पट्टा कर रहे हो और अगर लीज कर रहे हो और लीज 1 साल से अधिक का है, वर्षानुवर्षी पट्टा है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अगर 1 वर्ष या उससे अधिक का पट्टा है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसी तरीके से अगर सिंपल मॉर्गेज कर रहे हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। यह धारा कहती है कि अगर जिसमें रजिस्ट्रेशन या लिखत को अनिवार्य किया गया है विधि के द्वारा तो आप पक्षकार उसको रिटर्न में ही करोगे। और अगर जहां विधि यह प्रावधान नहीं करती कि आप किसी संविदा या अनुदान या संपत्ति के अंतरण को रिटर्न करो तो आप रिटर्न भी कर सकते हो और मौखिक भी कर सकते हो, जिसको संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 कहती है कि पक्षकार उसको मौखिक भी अंतरण कर सकते हैं अगर विधि यह नहीं कही है कि उसका रिटर्न होना चाहिए। तो धारा 94 कहती है कि अगर कोर्ट में किसी संविदा अनुदान संपत्ति के बयान के संबंध में विवाद है तो उस दशा में वह
जो डॉक्यूमेंट है उसके द्वारा ही उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस संपत्ति के अंतरण को हम साबित करेंगे। और इसको हम साबित कैसे करेंगे, तो कहा कि प्रत्येक मामलों में अगर साबित करना है तो बेस्ट एविडेंस देंगे, और बेस्ट एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य होता है। और इसके संबंध में यह कहा कि वह मूल दस्तावेज ही जो जिस पर संविदा की गई थी, जिस पर ग्रांट किया गया था या प्रॉपर्टी का अंतरण किया गया था, वह मूल दस्तावेज ही इस विषय को साबित करने के लिए साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा, सिवाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 60 के। धारा 60 कहती है कि किन दशाओं में हम सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, वह कंडीशन दिया गया है धारा 60 में कि किन दशाओं में हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के स्थान पर सेकेंडरी एविडेंस भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अगर उन दशाओं में नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाएगा, और सर्वोत्तम साक्ष्य वह प्राथमिक दस्तावेज ही है। तो यह धारा 60 के तहत ही हम, लेकिन हमारा जो विषय है कि अगर इस संविदा अनुदान संपत्ति के अंतरण को लेकर प्रश्न है, तो हम उसको, अगर हमें साबित करना है तो केवल डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही हम उसको साबित करेंगे, मौखिक साक्ष्य उस विषय पे नहीं देंगे। और यह डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वही डॉक्यूमेंट होगा जिसके संबंध में विवाद है, जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अगर वह नहीं है, खो गया है, नष्ट हो गया है, या उस पक्षकार के ही पास है जिसके विरुद्ध उसको साबित करना है, तो वह धारा 60 के कंडीशन में आती है, तो हम उस दशा में द्वितीयक साक्ष्य भी पेश कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस भी पेश कर सकते हैं। तो यह कहा कि इंपॉर्टेंट कि इस दशा में कि लिखत को, सामान्य नियम बताया कि लिखत को लिखत से ही साबित करेंगे, और यह जो लिखत है वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध है या विधि द्वारा उसे लेखबद्ध करना अपेक्षित किया गया है। तो हमने बताया कि विधि द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को लेखबद्ध करना अपेक्षित कब किया जाएगा, तो टीपीए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टीपीए का अधिनियम की ये निम्नलिखित धाराओं को देख सकते हो, धारा 54, धारा 107, और अगर आप दान कर रहे हो तो दान के संबंध में धारा 123, और अगर आप अनुयोज्य दावा कर रहे हो तो अनुयोज्य दावों का अंतरण कर रहे हो तो धारा 130। तो ये ऐसे सेक्शन हैं जहां संपत्ति अंतरण करने के लिए आपको हमेशा उसका रिटर्न और उसका पंजीकरण ही आवश्यक है। और इसके अलावा अगर आप कोई संपत्ति का अंतरण कर रहे हो, संविदा कर रहे हो, तो आप मौखिक भी कर सकते हो या रिटर्न भी कर सकते हो। और अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो उसके विषय में अगर प्रश्न है तो धारा 94 कहती है कि केवल उसी मूल दस्तावेज, ओरिजिनल दस्तावेज, प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही वह साबित होगा, और इसके बदले में अगर धारा 60 के अंतर्गत वो आ रहा है तो फिर हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, अन्यथा हम सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में नहीं पेश कर सकते। तो धारा 94 सामान्य नियम की बात करता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी धारा 94 देता है। अपवाद क्या देता है? 2 अपवाद बताए गए, जिसमें आप अगर किसी लोक पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के नियुक्ति के संबंध में विवाद है तो नियुक्ति पत्र दिखाना आवश्यक नहीं है, यह एक अपवाद है उसका। और दूसरा कह रहा है कि अगर किसी वसीयत को प्रोबोट मिल गया है तो फिर उस वसीयत को, उस दस्तावेज को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आप मौखिक साक्ष्य भी दे सकते हैं, लेकिन उस वसीयत को पहले प्रोबोट मिल जाना चाहिए। और आप जानते हो कि प्रोबोट न्यायालय की एक प्रक्रिया है जिससे प्रोबोट के माध्यम से उस वसीयत को निष्पादन कराया जाता है। तो अगर वसीयत को प्रोबोट मिल गया है तो फिर वसीयत के दस्तावेज को साबित करने के लिए वह दस्तावेज पेश करना आवश्यक नहीं है, उसके विषय में मौखिक साक्ष्य भी दे सकते हो, यह धारा 94 कहती है। और धारा 94 में 3 स्पष्टीकरण भी जोड़े गए हैं। वे स्पष्टीकरण यह कहते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है, उसको राइटिंग की जा रही है और वह कई जो है पेजों में है, कई दस्तावेजों में है और उसके निबंधन कई पेज में है, तो उस दशा में
उन सारे पेजों को पेश करना आवश्यक होता है। यानी कोई संविदा अनुदान अगर एक से अधिक पेज में उसके लिखी गई तो उस दशा में सारे जो दस्तावेज हैं, सारे जो उसके पेज हैं, वह कोर्ट में पेश करने होंगे। और दूसरा यह कहता है कि अगर कोई दस्तावेज, कोई संविदा अनुदान संपत्ति का व्ययन कई मूल प्रतियों में बनाई गई है, जो एक ही संव्यवहार में बनाई जा रही है, जो धारा आप देखोगे प्राथमिक साक्ष्य के संबंध में, तो अगर कोई मूल एक ही प्रक्रिया द्वारा एक ही रूप से कई मूल में बनाई गई तो उसमें से वह प्रत्येक मूल होगी और उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप पेश करके इस संविदा अनुदान संपत्ति के संबंध में जो विवाद है आप उसको साबित कर सकते हो। और इसमें इंपॉर्टेंट कह रहा है धारा जो 94 का स्पष्टीकरण, अगर इस जो शर्तें हैं, निबंधन है किसी संविदा अनुदान संपत्ति के व्ययन के, जो शर्तें हैं उन शर्तों के अलावा अगर कोई अन्य कथन किया गया है, अदर कोई स्टेटमेंट है जो उस कंटेंट के अलावा है, उस निबंधन के अलावा है, तो उसके संबंध में आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हो। तो धारा 94 यह बताती है कि हम कब मौखिक साक्ष्य नहीं देंगे किसी डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए। और एक और सेक्शन जिसको आप जानते हो, साक्ष्य अधिनियम की धारा 147 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा है, और अगर हम इसके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करें, तो यह धारा 144 में दी गई थी। यह दोनों धाराएं बस सेक्शन चेंज हो गया है, कंटेंट वही है। यह कहती है कि अगर कोई साक्षी कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होता है और न्यायालय उससे पूछता है कि जिस तथ्य का तुम साक्ष्य देने के लिए प्रेजेंट हुए हो, अगर वह रिटन है, और अगर वह साक्षी कहता है कि हाँ वह रिटन है, तो फिर कोर्ट उसको मौखिक साक्ष्य देने से रोक देगा और यह कहेगा कि आप अगर वह तथ्य जिसके विषय में आप साक्ष्य दे रहे हैं तो आप केवल दस्तावेज के माध्यम से ही उसको साबित करोगे। और दस्तावेज, जैसा कि आप जानते हो कि दस्तावेज की जो अंतर्वस्तु होती है वह प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित होती है। पहले उसको प्राथमिक साक्ष्य से साबित किया जाएगा, और अगर धारा 60 का कंडीशन है, जो बीएसए 2023 की धारा 60 ये कहती है कि अगर प्राथमिक दस्तावेज खो गया, नष्ट हो गया, तो इस दशा में या ऐसा है जिसे कोर्ट में हम नहीं उपस्थित कर पाते हैं, या उस व्यक्ति के पास है जो जिसके विरुद्ध उस डॉक्यूमेंट को ही साबित करना है, तो वे कंडीशन जो धारा 60 में दिए गए हैं, तो आप द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा, सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा इसको साबित कर सकते हो। तो यह धारा 94 एक सामान्य नियम की बात करती है। और जब आप देखोगे धारा 95, और यह कहता है कि जब धारा 94 के तहत यह साबित हो जाए कि कोई भी दस्तावेज रिटन है, कोई भी तथ्य रिटन है, संविदा रिटन है, अनुदान या संपत्ति का अंतरण रिटन है, तो वह रिटन के द्वारा ही साबित होगा। और धारा 95 कहती है कि उस संविदा अनुदान संपत्ति के व्ययन के संबंध में बाद के पक्षकार या उनके विधिक प्रतिनिधि उस संविदा की शर्तों में उसको खंडन करने या उसमें कुछ जोड़ने, कुछ घटाने या फेरफार करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी बाद के पक्षकारों को और उनके विधिक प्रतिनिधियों को। तो धारा 95 धारा 94 का पूरक है। धारा 95 तभी लागू होगी जब यह साबित हो जाए कि धारा 94 के तहत वह संविदा अनुदान संपत्ति का व्ययन रिटर्न है, तभी धारा 95 के प्रोविजन लागू होंगे। और धारा 95 कहती है कि अगर डॉक्यूमेंट रिटर्न है तो फिर बाद के पक्षकार या उनके विधिक प्रतिनिधि उस दस्तावेज के कंटेंट के विषय में न तो खंडन करने के लिए, न ही कुछ जोड़ने के लिए और न ही उसमें फेरफार करने, न ही घटाने के लिए मौखिक साक्ष्य देंगे। तो लेकिन धारा 95 में कुछ अपवाद दिए गए हैं, 7 अपवाद भी दिए गए। आपसे पूछा जाएगा कि धारा 95 में कुल कितने प्रोविजो जोड़े गए हैं, कुल कितने प्रोविजो का प्रावधान है, तो आप जान लें कि इसमें 7 प्रोविजो हैं।
जो जिस प्रोविजो यानी इसके अपवाद बताते हैं कि जहां आप मौखिक साक्ष्य से भी इसको साबित कर सकते हैं। इसके कुछ हम एग्जाम्पल दें, जैसे कि दस्तावेज ही अवैध है, दस्तावेज में पूर्वाभाव्य शर्त है, दस्तावेज मौन है, तो इस दशा में हम मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। किसी रूढ़ि और प्रथा पर आधारित है तो उस रूढ़ि और प्रथा के संबंध में हम दे सकते हैं। जब भाषा संदिग्ध है तो जब दस्तावेज की भाषा संदिग्ध है तो फिर हम उस भाषा को ठीक करने के लिए मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे अपवाद हैं जहां हम मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। अन्यथा हम अगर यह साबित हो जाए कि वह संविदा अनुदान संपत्ति का व्ययन रिटर्न है तो हम उसको रिटर्न के द्वारा ही साबित करेंगे और धारा 94 और 95 ऋण की हड्डी कही जाएगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सिविल मामलों की। और आप यह जानते हो कि सिविल मामलों को साबित करने के लिए यह कहा जाता है कि सिविल मामलों में जो साक्ष्य दिए जाते हैं वह सोने के तराजू पे तौले जाते हैं। सोने के तराजू पे तौलने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से थोड़ा सा भी ज्यादा डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश कर देता है तो उसके पक्ष में डिसीजन हो जाता है। और इसके सीधे अगर इसको अपोजिट देखें तो आपराधिक मामलों में अभियुक्त तभी दोषी होगा जब अभियोजन पक्ष उसे बियॉन्ड डाउट साबित करे। जब तक संदेह से परे साबित नहीं कर देता तब तक अभियुक्त निर्दोष ही माना जाएगा और वह दोषी नहीं होगा। और यह विधिशास्त्र का, आपराधिक विधिशास्त्र का नियम है कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष दंडित न हो। तो और अभियुक्त कोर्ट यह मान के चलती है कि अभियुक्त निर्दोष है, अभियोजन पक्ष को साबित करना होता है। तो लेकिन सिविल मामलों में सोने के तराजू पे कोई भी एविडेंस तौला जाता है और अगर डॉक्यूमेंट आप थोड़ा सा भी ज्यादा पेश कर देते हैं तो आपके पक्ष में डिसीजन हो जाता है। तो यह धारा 94 और 95 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके जुडिशरी के लिए। अपने दूसरे वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि धारा 96 से लेकर 103 के जो प्रोविजो हैं, जो प्रावधान हैं, जिसमें यह कहता है कि अगर कोई दस्तावेज के निर्वचन का प्रश्न है, इंटरप्रिटेशन का प्रश्न है, तो क्या हम मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं? क्या हमें केवल दस्तावेज के द्वारा ही साबित करना होगा? तो इसके संबंध में धारा 96 से लेकर 103 तक में प्रावधान किया गया है और इसको मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वे कौन कौन से नियम हैं जिस पर हम मौखिक साक्ष्य देंगे और किन किन दशाओं में हम मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित किया गया है, केवल दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा ही वह साबित किया जाएगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।